हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्रेस्ट। आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4th पार्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज 4th पार्ट में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी और उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी को हम हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं। ये मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा तय की जाती है और उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज टू फॉर्मुलेट एंड एडमिनिस्टर द मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देश के केंद्रीय बैंक होने के नाते ये सबसे पहला मुख्य कार्य है कि उन्हें बनाना है और एडमिनिस्टर करना है, यानी कि सुचारू रूप से चलाना है मॉनेटरी पॉलिसी को, मौद्रिक नीति को। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी थ्रू विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कंट्रोल्स। मौद्रिक नीति उस नीति को कहते हैं जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है देश की, सबसे पहला द सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की सप्लाई को, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ मनी मुद्रा की उपलब्धता को, और तीसरा कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुद्रा की कीमत को या फिर ब्याज की कीमत को, in order to attain a set of objectives oriented toward the growth and stability of the economy। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ताकि वो आर्थिक स्थिति को स्थिरता दे सके और वृद्धि दिला सके आर्थिक स्थिति को। Thus the monetary policy of the RBI refers to the use of instruments of credit control। अतः मौद्रिक नीति आरबीआई की वो नीति है जिसके द्वारा वो क्रेडिट कंट्रोल यानी कि साख नियंत्रण के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, सो एज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, ताकि वो साख निर्माण की क्रियाओं को हैंडल कर सकें जो कि बैंक्स के द्वारा किया जाता है। Now we will see that what are the objectives of monetary policy which is prepared by Reserve Bank of India. So let's see. Objectives of monetary policy, मौद्रिक नीति के उद्देश्य। सबसे पहला है कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, नियंत्रित बढ़ोतरी जो कि क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की मात्रा में की जाएगी। ये सबसे पहला उद्देश्य है मॉनेटरी पॉलिसी का। इस उद्देश्य में हम ये पढ़ेंगे कि कंट्रोल क्यों करना चाहिए और एक्सपेंशन क्यों करना चाहिए मुद्रा की मात्रा में, और क्या उद्देश्य हैं कंट्रोल करने के और एक्सपेंशन करने के। सबसे पहला है एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई वाज नीडेड टू फाइनेंस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को और अच्छा करने के लिए, तेज करने के लिए हमें मनी सप्लाई को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मनी की सप्लाई मार्केट में होगी उतना ज़्यादा लोगों तक रुपया जाएगा, जितना ज़्यादा लोगों तक रुपया जाएगा लोग उतना ही ज़्यादा खर्च करेंगे और उसी तरीके से देश की आर्थिक में विकास की दर बढ़ेगी। दूसरा है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई वाज रिक्वायर्ड टू चेक इन्फ्लेशनरी प्रेशर। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इसलिए आवश्यक है ताकि हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर यानी कि मुद्रास्फीति के दबाव को जांच सकें, माप सकें। इन द इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ फास्ट डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ताकि जो आर्थिक तौर पर एक विकास हो रहा है और जो विकास के ऊपर खर्चा किया जा रहा है उसके बारे में हम पता कर सकें। Thus expansion of money supply was needed to finance the developmental process। अतः मनी की सप्लाई में एक्सपेंशन करना ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम डेवलपमेंटल प्रोसेस को फाइनेंस कर सकें, उन्हें वित्त दिला सकें। एंड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई वाज डीम्ड इसेंशियल टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, और उसी सापेक्ष मनी की सप्लाई में कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम मुद्रास्फीति की दर को घटा सकें और मुद्रास्फीति को बनाए रख सकें। Thus controlled expansion of money supply was essential for the growth and stability। अतः मनी की सप्लाई में कंट्रोल करना यानी नियंत्रण करना, एक्सपेंशन करना, बढ़ोतरी करना, ये दोनों एस्पेक्ट से ज़रूरी हैं ताकि हम ग्रोथ भी कर सकें और स्थिरता भी ला सकें। अपने पिछले वीडियो में हम इन्फ्लेशन के बारे में जान चुके हैं कि क्या होता है मुद्रास्फीति, और तब हमने डिफ्लेशन के भी बारे में बात की थी, अपस्फीति। मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट 3 ज़रूर देखें
जिसमें मैंने कुछ इनिशियल टर्म्स बताए हुए हैं ताकि आप मॉनेटरी पॉलिसी को और बेहतर तरीके से समझ सकें। अगला उद्देश्य है सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट। सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट अर्थात हमें ऋण को कई सारे सेक्टर्स में बांट कर उनका इस्तेमाल करना होगा ताकि हम सेक्टर वाइज उनका डिवीजन कर सकें और बेहतर से बेहतर तरीके से हम ऋण का इस्तेमाल कर सकें अपने विकास कार्यों में। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वॉज टू एलोकेट फंड टू प्री डिटरमाइंड सेक्टर। जो दूसरा उद्देश्य है मॉनेटरी पॉलिसी का वो फंड को एलोकेट करना, यानी कि फंड को पहले से ही जाने हुए सेक्टर्स में बांटना है। द RBI has determined the allocation of funds to various sectors as also the rate at which these are made available। RBI ने ये पहले से ही निश्चित कर रखा है कि कितना फंड किस सेक्टर को एलोकेट किया जाएगा और किस रेट पर इनको उपलब्ध कराया जाएगा। This allocation is being made according to the priorities laid down in the plan and requirement of day-to-day development। कि जो भी एलोकेशन RBI के द्वारा किया जाएगा ये प्रायोरिटीज़ के बेसिस पर डिपेंड होगा, यानी कि ये सबसे जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी उनके बेसिस पर डिपेंड होगा। हमने अपने पार्ट 2 में RBI के प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में बात की थी। हमने तभी जाना था कि RBI के कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जिनको सबसे पहले हम उनको रखेंगे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। आप एक बार पार्ट 2 ज़रूर देखें ताकि हम हर दिन के विकास को कर सकें। So after having a look on objectives of monetary policy, now we will see that what are the monetary policy framework procedure, how RBI prepare monetary policy framework. So let's have a look on this. मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, मौद्रिक नीति का ढांचा। कैसे तैयार करती है RBI मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क या फिर मौद्रिक नीति के ढांचे को। द फ्रेमवर्क एम्ड एट सेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द करंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो ढांचा होता है वो बेसिकली एम्ड होता है, यानी कि उसके जो गोल्स होते हैं वो रेपो रेट को असेस करना है और हालिया तौर पे जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस चल रही हैं उनको अंडर कंट्रोल करना है। पिछले वीडियो में हमने बात करी हुई है दैट व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस, क्या होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस जो कि इफेक्ट करती हैं इकोनॉमी को, और क्या होता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखें। एंड मॉड्यूलेशन ऑफ लिक्विडिटी कंडीशंस टू एंकर मनी मार्केट रेट्स एट और अराउंड द रेपो रेट, और लिक्विडिटी की कंडीशन यानी तरलता की स्थिति में बदलाव करते रहना, मॉड्यूलेशन करते रहना, ताकि हम मनी मार्केट के जो रेट्स हैं उनमें भी बदलाव कर सकें और रेपो रेट को भी जान सकें कि अब हमें क्या रेपो रेट रखनी है। रेपो रेट चेंजेस ट्रांसमिट थ्रू द मनी मार्केट टू द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। रेपो रेट जो होता है वो ट्रांसमिट होता रहता है मनी मार्केट के थ्रू पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। रेपो रेट हमें पता चलती रहती है और रेपो रेट के द्वारा ही हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मनी को कंट्रोल कर सकते हैं, which in turn influence the aggregate demand, a key determinant of inflation and growth। रेपो रेट जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को एक बहुत ही बड़े तौर पर, जो कि एक की डिटर्मिनेंट है, जो एक महत्वपूर्ण घटक है इन्फ्लेशन का और वृद्धि का। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। जब कमर्शियल बैंक्स RBI से कोई लोन लेते हैं, कुछ रुपया उधार लेते हैं, तो उस रुपए के ऊपर RBI उनसे कुछ परसेंट का इंटरेस्ट लेता है। मूलधन तो लेता ही है, साथ में इंटरेस्ट भी लेता है। उसी इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट का जस्ट उल्टा होता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वंस द रेपो रेट इज अनाउंस्ड, एक बार अगर रेपो रेट अनाउंस कर दिया जाए, द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क डिजाइन बाय द रिजर्व बैंक एनविसेस लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑन डे टू डे बेसिस। तो जो ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि डिजाइन किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, वो ये कल्पना करते रहते हैं कि अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसी होगी, यानी कि तरलता का जो प्रबंधन होगा वो हर दिन के हिसाब से कैसा चलेगा। द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क इज फाइन ट्यून्ड एंड रिवाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द इवॉल्विंग फाइनेंशियल मार्केट एंड मॉनेटरी कंडीशंस। जो ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क होता है जिसमें रेपो रेट तय किए जाते हैं, रिवर्स रेपो रेट तय किए जाते हैं, वो रिवाइज भी होता रहता है और बहुत बेहतर तरीके से चलता भी रहता है अगर उस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे मार्केट में सारी स्थितियां बहुत सही चल रही हों।
यानी कि बैंकिंग टर्म्स में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, तो उसी रेट को और उसी ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क को, उसी ढांचे को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। While ensuring consistency with the monetary policy instances, the liquidity management framework was last revised significantly in April 2016. जो liquidity management framework था वो अभी आखिरी में ही उसको दोबारा से अप्लाई किया गया है अप्रैल 2016 में। उसी फ्रेमवर्क को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो ढांचा बहुत बेहतर तरीके से काम किया हो देश की आर्थिक स्थिति। After having a clear understanding about Monetary Policy Committee, now we will see that what is the monetary policy process, how RBI runs the process of monetary policy. So let's have a look on this. Monetary Policy Process. अब हम समझेंगे कि क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस और कैसे चलता है ये पूरा प्रोसेस, इसके बारे में अब हम जानेंगे। Section 45ZB of the amended RBI Act 1934 also provide for an empowered 6-member Monetary Policy Committee (MPC) to be constituted by the central government by notification in the official gazette. RBI के संशोधित एक्ट में, यानी कि RBI का जो संशोधित एक्ट है 1934 के बाद जो संशोधन हुआ है, उसको सेक्शन नंबर 45ZB में ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि 6 मेंबर्स की जो कमिटी होगी, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई जाएगी जिसमें 6 मेंबर होंगे और ये सभी 6 मेंबर केंद्रीय सरकार के द्वारा चुने जाएंगे, नामित किए जाएंगे और ये सभी 6 मेंबर जिनके द्वारा ये एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाएगा वो सरकार के राष्ट्रीय गजट में, यानी कि ऑफिशियल गैजेट में उसके बारे में शो किया जाएगा। द एमपीसी डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस का जो एक कमेटी बनेगी, यानी कि जो एमपीसी बनेगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो ये निश्चित करेगी कि क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, किस तरीके से रेपो रेट होने चाहिए, किस तरीके से रिवर्स रेपो रेट होने चाहिए, किस तरह से बैंक रेट होने चाहिए, ये सभी रेट को तय करेगी ताकि इन्फ्लेशन के टारगेट को वो अचीव कर सके, जो भी टारगेट उन्होंने सेट किया हो। मैं आपको बताती चलूं कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो सन 2016 के अगस्त में एक टारगेट सेट किया गया था, जो कि अगले 5 साल तक के लिए उसको अटेन करने का एक टारगेट रखा गया था। इन्फ्लेशन का वो रेट है 10% का रेट। 10% के रेट को अगले 5 साल तक हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है केंद्रीय सरकार ने। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एमपीसी वॉज हेल्ड ऑन October 3 and 4, 2016 in the run to the 4th bi-monthly monetary policy statement 2016 and 17। जो पहली एमपीसी कमेटी की जो मीटिंग थी वो 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर सन 2016 में की गई थी, ताकि जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको चलाया जा सके, यानी कि चौथी बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट सन 2016-17 थी उसको बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए हमने सबसे पहले एमपीसी गठित की थी, जो कि पहली मीटिंग उसकी हुई थी अक्टूबर 3 और अक्टूबर 4, 2016 में। द रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट assist the MPC in formulating the monetary policy। रिजर्व बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को असिस्ट करता है, सहायता करता है, ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी बना सके, तय कर सके। द फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट FMOD ऑपरेशनलाइजेज द मॉनेटरी पॉलिसी। जो फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट है वो सुचारू रूप से चलाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, मेनली थ्रू डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस, ताकि हम हर दिन की तरलता प्रबंधन के अनुसार अपने मॉनेटरी पॉलिसी को प्रिपेयर कर सकें और देख सकें। द फाइनेंशियल मार्केट कमिटी FMC मीट्स डेली टू रिव्यू लिक्विडिटी कंडीशंस। जो फाइनेंशियल मार्केट कमिटी है वो हर दिन आपस में मिलते हैं, कमेटी के जो भी मेंबर्स हैं वो आपस में मिलते हैं ताकि वो लिक्विडिटी कंडीशन, यानी कि जो तरलता की स्थिति है उसको देख सके, उसको माप सके, सो एज टू एंश्योर दैट द ऑपरेटिंग टारगेट टू वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट, ताकि ये इंश्योर कर सकें कि जो भी ऑपरेटिंग टारगेट निश्चित किया गया था वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट वो हासिल किया गया है या नहीं। वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट ये मनी मार्केट से आपका जुड़ा हुआ है। मनी मार्केट में हम जो भी हमारे सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ खरीदी या बेची जाती हैं, वहाँ पे हम जो वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट, जो हम रेट निर्धारित करते हैं, उसे हम वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट कहते हैं।
Before the constitution of MPC, a technical advisory committee TAC on monetary policy with experts from monetary economics, central banking, financial market, and public finance advised RBI on the stance of monetary policy. MPC के गठित होने से पहले यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गठित होने से पहले मॉनेटरी पॉलिसी को एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी देखती थी। इस टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ एक्सपर्ट्स होते थे, कुछ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स होते थे, कुछ सेंट्रल बैंकिंग के व्यक्ति होते थे और कुछ फाइनेंशियल मार्केट और पब्लिक फाइनेंस से जुड़े हुए लोग होते थे जो कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की देखरेख करते थे। हाउएवर इट्स रोल वाज ओनली एडवाइजरी इन नेचर, लेकिन फिर भी इनका जो रोल होता था वो सिर्फ एक एडवाइस के बेसिस पे होता था कि वो सिर्फ और सिर्फ सलाह देंगे, प्रिपेयर नहीं करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। प्रिपरेशन आरबीआई के द्वारा ही किया जाता था। आरबीआई की एमपीसी जो बाद में कमेटी है उन्हीं के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता था। विद द फॉर्मेशन ऑफ एमपीसी के फॉर्मेशन होने के बाद ही जैसे ही एमपीसी फॉर्मेट हुई, द टीएसी ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी सीजेस टू एग्जिस्ट। जैसे ही एमपीसी फॉर्मेट हुई, जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ, वैसे ही टीएसी यानी कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी को एडवाइस करने के लिए फिर मॉनेटरी पॉलिसी को कैसा होना चाहिए इस पे जो एडवाइस देते थे, उनका एग्जिस्ट होना यानी उनका किसी भी प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी में अब आना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, निषेध कर दिया। Now I think you must understand that what is monetary policy framework. Now we will see that what is monetary policy committee, why RBI needs to prepare a monetary policy committee. So just have a look on this. Now we will see monetary policy making. How RBI make monetary policy. Now we will see that process. Under the Amendment RBI Act, the monetary policy making is as under. RBI Act 1934 के संशोधन के अनुसार monetary policy इस प्रकार से बनाई जाती है. The MPC is required to meet at least 4 times in a year. MPC that means a monetary policy committee. Monetary policy committee को ये बहुत ज़रूरी है कि वो at least यानी कम से कम 4 बार मीटिंग हेल्ड करें एक साल के अंतर्गत. The quorum for the meeting of MPC is 4 members. कोरम यानी कि मीटिंग में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उस डिसीजन में कितना वोटिंग राइट होना चाहिए, कितनी वोटिंग पावर होनी चाहिए टू डिक्लेयर दैट डिसीजन एज अ रूल. उस डिसीजन को एक नियम बनाने के लिए कितनी वोटिंग पावर होनी चाहिए उसे हम कोरम कहते हैं. और एमपीसी में कोरम का जो डिसाइड है वो है 4 मेंबर्स यानी कि 4 व्यक्तियों का होना जरूरी है टू मेक अ कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ एमपीसी. दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी हैज 1 वोट. हर एक एमपीसी मेंबर के पास 1 वोट होगा. एंड इन द इवेंट ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स गवर्नर हैज अ सेकेंड एंड कास्टिंग वोट. और अगर ऐसा होता है कि किसी डिसीजन को पारित करने में अगर 2 पक्ष हैं और अगर दोनों पक्षों में ही टाई होता है यानी कि डिसीजन का कोई भी अंतिम फैसला नहीं निकल पाता, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर होता है उसके पास एक और कास्टिंग वोट होता है. अर्थात गवर्नर अंत में जिस डिसीजन के लिए फैसला अपना सुनाएगा उसी डिसीजन को बाद में नियम के तौर पे पारित किया जाएगा. द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द एमपीसी इज पब्लिश्ड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग of the MPC in accordance with the provision of Chapter 3rd F of the Reserve Bank of India 1934. जो MPC का जो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाएगा वो पब्लिश किया जाएगा इन द कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग, हर एक मीटिंग के अंत में. MPC इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3rd जो कि RBI एक्ट 1934 के चैप्टर 3rd के F में दिया हुआ है. On the 14th day, the minute of the proceedings of MPC are published, which include 14वें दिन अगर कोई मान लीजिए कोई मीटिंग बैठ रही है, उस मीटिंग में कोई डिसीजन लिया जाना था, एक रिजोल्यूशन पारित हो चुका है, उस रिजोल्यूशन को मीटिंग के खत्म होते ही हमने पब्लिश भी करवा दिया. और अब जो 14th डे होगा मीटिंग हेल्ड होने के बाद, द माइन्यूट ऑफ द प्रोसीडिंग्स जितना भी मीटिंग में जो कुछ भी हुआ है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी. मैं बता दूं माइन्यूट क्या होता है. माइन्यूट एक प्रकार का एक रिपोर्ट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है कि मीटिंग में क्या क्या हेल्ड हुआ है और मीटिंग में किस तरह के डिसीजंस लिए गए हैं, कितनी वोटिंग राइट उस डिसीजन को मिली हुई है, इसके विपक्ष में कौन सी मीटिंग कौन सा डिसीजन था.
इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी एक रिपोर्ट में रहती है उसे हम माइन्यूट कहते हैं। द माइन्यूट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द MPC आर पब्लिश्ड। जो भी माइन्यूट होगा MPC का यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसको पब्लिश किया जाएगा जिसके अंतर्गत निहित होगा द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द MPC। वो डिसीजन, वो नियम जो कि MPC के द्वारा अडॉप्ट किया गया है यानी कि चुना जा चुका है। द वोट ऑफ ईच मेंबर ऑन द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में यानी कि डिसीजन में प्रत्येक व्यक्ति का कितना वोट रहा है, कितने लोगों ने एक डिसीजन को वोट किया है। एस्क्राइब्ड टू सच अ मेंबर, और ऐसे मेंबरों के बारे में भी बताया जाएगा। द स्टेटमेंट ऑफ ईच मेंबर ऑन द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड, और जो भी ईच मेंबर का जो स्टेटमेंट दिया गया होगा उस रिजोल्यूशन के सापेक्ष, उसको भी उस माइन्यूट में इंक्लूड किया जाएगा। Once in every 6 months, the Reserve Bank of India is required to publish a document called the Monetary Policy Report to explain. प्रत्येक 6 माह में एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये बहुत ज़रूरी होगा कि वो एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करें लोगों के लिए, लोगों की जानकारी के लिए, और उस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी जो कि एक्सप्लेन करेगी द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या सोर्सेज हैं, इन्फ्लेशन का क्या रेट है, क्या क्या अभी हालिया दौर में मुद्रास्फीति चल रही है, और मुद्रास्फीति आने के क्या क्या स्रोत रहे हैं या मुद्रास्फीति को बढ़ाने के क्या क्या स्रोत रहे हैं। द फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 6 to 18 months अहेड, और ये भी फोरकास्ट करना यानी कि ये भी अनुमान लगाना कि अगले आने वाले 6 से 18 महीनों में इन्फ्लेशन की क्या रेट रहेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे प्रिपेयर किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या उद्देश्य होते हैं और क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में आज हमने जाना। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप मुझे बता सकते हैं। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।